जहाँ एक तरफ कैरी कार्तिक की बात सुन रही थी, वहीं बाकी सब लोग कुछ खास खुश नहीं थे। कैरी जानती थी कि अगर उसने शुक्ला परिवार को हरा दिया तो प्रॉपर्टी में उसे हिस्सा मिल जाएगा, खास करके लिक्विड प्रॉपर्टी, और ये उसके और उसकी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी बात होने वाली थी। पर अभी भी कैरी का मन नहीं भरा था। उसने जब देखा कि कार्तिक बहुत ज्यादा ही खुश नजर आ रहा है, तो उसने अपने मन को फैलाते हुए कार्तिक से पूछा, शुक्ला परिवार का तो मैं देख लूंगी, पर उसके जो बाकी एफिलिएटेड परिवार हैं उनके बारे में। इतना बोलते बोलते कैरी बीच में चुप हो गई। ये बात सच थी कि शुक्ला परिवार राजा था, पर सिर्फ राजा की प्रॉपर्टी काफी नहीं थी। अगर राजा की प्रॉपर्टी के साथ साथ उनके मंत्रियों सेनापतियों की प्रॉपर्टी भी हाथ लग जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता। ये बात कैरी अच्छे से जानती थी। अगर देखा जाए तो एक तरफ शुक्ला परिवार और दूसरी तरफ उनके सबऑर्डिनेट फैमिलीज दोनों ही बराबर थी। इसीलिए कैरी अपने दोनों हाथों में लड्डू लेकर खुश होना चाहती थी। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि कार्तिक का जवाब सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान थी। कार्तिक ने अपने उसी कैजुअल एटीट्यूड के साथ उससे कहा, डील पुरानी जैसी रहेगी, तुम इन लोगों से भी जैसे चाहो वैसे प्रॉपर्टी ले सकते हो। जैसे ही कैरी ने कार्तिक की बात सुनी तो और ज्यादा अपना वो कोल्ड एक्सप्रेशन वाला लुक नहीं रख सकती थी। अब तक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और उसके पूरे शरीर में खुशी की लहर दौड़ चुकी थी। कैरी इस वक्त इतना ज्यादा खुश थी कि उसने खुश होते हुए तेज आवाज में कार्तिक से कहा, ठीक है, मैं अभी वापस जाकर अपने सारे लोगों को इकट्ठा करती हूँ, तुरंत ही शुक्ला परिवार पर अटैक करती हूँ। आज फाइनली क्रोकोडाइल सोसाइटी और कैरी दोनों की लाइफ बदलने वाली थी, और ये डिसीजन लेने में कैरी बिल्कुल भी देरी नहीं कर सकती थी। साथ ही साथ कैरी इस बात को भी जानती थी कि उसने जो शर्त या रिक्वेस्ट अभी अभी की थी उसे सिर्फ कार्तिक ही पूरा कर सकता था, क्योंकि सिर्फ कार्तिक के दोस्त और सबऑर्डिनेट्स अभी भी इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं थे, और इसीलिए वो जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहती थी ताकि कार्तिक बाद में अपनी बात से पीछे न हट सके। कैरी ने जल्दी से खुद को संभाला और सीरियस होते हुए कार्तिक से बोली, ठीक है मिस्टर कार्तिक मित्तल, अब मुझे आपसे विदा लेनी चाहिए। कैरी की बात सुनकर कार्तिक ने अपनी गर्दन हिलाकर उससे कहा, ठीक है, तुम्हारे काम पर मेरी नजर रहेगी। कार्तिक की बात सुनकर कैरी तुरंत वहां से अपने लोगों को लेकर अपने प्राइवेट प्लेन में बैठी और वहां से टेक ऑफ करके चली गई। फिलहाल उसे पता भी नहीं था कि वो इतने सारे लोगों को कहां से इकट्ठा करेगी जो कि शुक्ला परिवार पर अटैक कर सके। कैरी तो यहां से चली गई थी, पर अमन इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में था। उसने गुस्सा करते हुए कार्तिक से कहा, कार्तिक, आप इतनी आसानी से इस लड़की की बात कैसे मान सकते हैं? आपको पता है ना शुक्ला परिवार के पास कितना पैसा है? इस लड़की ने आप पर हमला किया, आपको किडनैप किया, इसकी वजह से आप इतनी प्रॉब्लम में रहे और आपने इसे उस प्रॉपर्टी में शेयर तक दे दिया। अमन को गुस्सा करते हुए देखकर कार्तिक ने उसे शांत रहकर हंसकर कहा, शुक्ला परिवार से पंगा लेना इतना भी आसान नहीं है अमन, हम उनकी ताकत को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। कार्तिक अभी तक शुक्ला परिवार और उसकी ताकत को जान चुका था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसके लोगों का किसी भी तरह का कोई नुकसान हो। कार्तिक सिर्फ पैसों की वजह से अपने लोगों की जिंदगी खराब नहीं होने दे सकता था, इसीलिए अगर पैसे लेकर कोई उसके लिए ये काम कर दे तो वो हंसते हंसते इस काम को करवाने के लिए तैयार था। कार्तिक इस वक्त जिस नजरिए से सोच रहा था, बाकी सारे लोग उस नजरिए से सोच नहीं पा रहे थे। बाकी सब लोगों को यही लग रहा था कि कार्तिक सिर्फ अकेला है जो शुक्ला परिवार को कंट्रोल कर सकता है और उनकी हर एक चीज पर सिर्फ कार्तिक का ही हक होना चाहिए, किसी और का तो बिल्कुल नहीं। सब लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिक कैसे इतने सारे फायदे किसी बाहर के इंसान को दे सकता था बजाय अपने लोगों के। जुनैद ने कार्तिक को एडवाइस देते हुए कहा, कार्तिक, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। हम तीनों मिलकर आराम से शुक्ला परिवार को उसके घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं, तो फिर हम किसी बाहरी इंसान को इन सब में शामिल क्यों करें? कार्तिक ने जब जुनैद की बात सुनी तो उसने बहुत ही आराम से एक्सप्लेन करते हुए उन सब से कहा, मुझे लगता है कि पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे सबऑर्डिनेट्स की सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रोकोडाइल सोसाइटी अगर चाहती है कि वो हमारे लिए शुक्ला परिवार से बदला ले तो ये ज्यादा अच्छा है। कम से कम इससे हमारे सबऑर्डिनेट्स को कोई नुकसान तो नहीं होगा, उनकी जान तो खतरे में नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, ये सब करने के लिए हमें और ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन सब में हमें सिर्फ इनकम ही होगी, खर्चा कुछ नहीं होगा। बल्कि मुझे तो लग रहा है कि हम लोगों को चिंता भी नहीं करनी चाहिए कि और आराम से शुक्ला परिवार की जो फिल्म रिलीज होने को है उसे देखना चाहिए। पैसा भी उनका होगा, कमर भी उन्हीं की टूटेगी, हमें तो बस बैठकर शो देखना है आराम से। जैसे ही कार्तिक के सारे सबऑर्डिनेट्स ने कार्तिक की बात सुनी तो सारे लोग इमोशनल हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके बॉस के लिए उन सब की जिंदगी कितने ज्यादा जरूरी है। कार्तिक की बातें सुनकर सारे लोग इमोशनल होते हुए कार्तिक से बोले, बॉस, आपके लिए काम करना हमारी ड्यूटी है, और रही बात हमारी सेफ्टी की तो आप चिंता मत कीजिए, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आपके जैसा बॉस हमें मिला है। आप जब चाहें हमें आजमा कर देख सकते हैं बॉस, हम सब आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। कार्तिक सर, जिस दिन हमने आपको ज्वाइन किया था उसी दिन कसम खा ली थी कि चाहे आपके लिए जान भी क्यों ना देनी पड़े, बिना एक पल सोचे हम अपनी जान तक दे देंगे। कार्तिक ने जब अपने सबऑर्डिनेट्स की बात सुनी तो बड़ा खुश हो गया और उसने खुश होकर मुस्कुराते हुए उन सब के कंधों पर हाथ रखकर उन्हें शाबाशी देते हुए कहा, मैं जानता हूं कि आप लोग मेरे लिए बहुत ईमानदार हैं और आप लोगों को अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए मुझे कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। मुझे बचाने के लिए आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में काफी मेहनत की है, तो आज हम सब लोग आराम करते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। कार्तिक ने जैसे ही अपनी बात पूरी की तो विवान ने सवाल करते हुए पूछा, शुक्ला परिवार का क्या करना है? क्या हम ये मामला उस क्रोकोडाइल सोसाइटी पर छोड़ सकते हैं? विवान की बात सुनकर कार्तिक ने उससे कहा, फिलहाल के लिए यह मामला कैरी और उसकी टीम पर छोड़ देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं और क्या नहीं। जैसे ही कार्तिक ने अपनी बात पूरी की तो वहां खड़े सारे सबऑर्डिनेट्स ने एक साथ यूनियन में जवाब दिया, ओके बॉस। भले ही इन सब लोगों ने एक साथ कार्तिक की बात का जवाब दिया हो, पर मन ही मन में इन सब की हालत खराब हो रही थी। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था, जो ये लोग कार्तिक को दिखा नहीं रहे थे। पर इन सब लोगों को काफी खुशी हुई ये जानकर के कार्तिक उन्हें अपने परिवार की तरह मानता है और उनकी जिंदगी की परवाह करता है। पर कार्तिक को कौन समझाए कि जिंदगी को जोखिम में डालना ही उन्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। वो लोग कब से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि एक बार कार्तिक मिल जाए
और ये सारे लोग उसके बाद शुक्ला परिवार को घुटनों पर ला देंगे। इनके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ था कि वो सब शुक्ला परिवार पर निकाल देना चाहते थे, पर अपने बॉस के इस ऑर्डर की वजह से सब कुछ धरा का धरा रह गया और ये लोग अब शुक्ला परिवार के किसी भी इंसान को हाथ तक नहीं लगा सकते। ये बात सोच सोच कर ही मन इन सब का गुस्सा और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक ने जाने से पहले अपने दोनों दोस्तों को देखा जो उसी को देख रहे थे। उन दोनों को ऐसा घूरते हुए देखकर कार्तिक समझ गया कि इन लोगों का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। इसीलिए कार्तिक ने उन दोनों से कहा, मैंने अपना डिसीजन ले लिया है और अब मैं इसे बिल्कुल नहीं बदलूंगा। वहीं दूसरी तरफ अमन और जुनैद भले ही कार्तिक को दिखा रहे थे कि वो दोनों उसकी बात से सहमत नहीं है, पर कहीं ना कहीं कार्तिक का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद वो दोनों भी उसकी बात से सहमत थे, क्योंकि कार्तिक ने एक साथ डबल गेम खेला। शुक्ला परिवार के पैसों से ही शुक्ला परिवार को मारने के लिए लोग हायर कर लिए थे। ऐसा काम तो कोई बनिया ही कर सकता था जिसमें दिमाग कूट कूट के भरा हो। कार्तिक ने ऐसी चाल चली थी जिसमें वो शुक्ला परिवार को भी मात दे रहा था और साथ ही साथ क्रोकोडाइल सोसाइटी के जैसे बड़े और ताकतवर ग्रुप को भी अपनी तरफ कर चुका था और ये सब करने में उसे 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ा। और जो प्रॉपर्टी शुक्ला परिवार की थी वो बच जाएगी, उसके बारे में कार्तिक को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। और कार्तिक के साथ साथ अमन और जुनैद को भी इस छोटी मोटी प्रॉपर्टी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो दोनों भी बड़े और अमीर घरानों से आते थे। शुरू से लेकर अब तक अमन और जुनैद दोनों के मन में एक बार भी शुक्ला परिवार की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने का कोई विचार नहीं आया था। वो लोग बस अपने दोस्त और अपने भाई की मदद करना चाहते थे, इसीलिए ये सब बातें कर रहे थे। अभी तक शुक्ला परिवार से डील की बात हो गई थी, पर अब बात थी यहाँ आए हुए हजारों सबऑर्डिनेट्स की। कार्तिक के लिए अपनी ईमानदारी और अपना प्यार दिखाने के लिए जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे और वो कार्तिक से मिलना चाह रहे थे, पर बेचारा कार्तिक 1.5 दिन तक सफर तय करने के बाद बहुत ज्यादा थक गया था और इसी वजह से उसे अब सिर्फ और सिर्फ आराम करना था। वो किसी से भी ज्यादा मिलना नहीं चाहता था और यही सोचकर सारे लोगों को उसने समझाया कि वो तो बिल्कुल ठीक है। और इंडिया आने के बाद कार्तिक ने अपने एक टेम्परेरी स्टेशन पर, जहां ये सब लोग कुछ टाइम के लिए रुकने वाले थे, वहां पर एक कमरा बुक कर लिया था और यहीं पर आराम करने लगे। वही इन सबसे बेखबर शुक्ला जी अपने घर पर परेशान होकर इधर उधर घूम रहे थे, क्योंकि उनके माउंटेन इलाके में भेजे हुए किसी भी सबऑर्डिनेट ने उन्हें अभी तक कोई खबर लाकर नहीं दी थी और ना ही उन्हें पता था कि कार्तिक बच गया है और वो तो अपने लोगों के साथ में है। शुरुआत में जब शुक्ला परिवार के सबऑर्डिनेट माउंटेन इलाके के आसपास की जगह पर कार्तिक को ढूंढ रहे थे, तो उस वक्त ये लोग फिर भी शुक्ला जी से कांटेक्ट करके उन्हें टाइम टाइम पर डिटेल देते रहे। पर जब से ये लोग माउंटेन के अंदर वाले इलाके में गए हैं, तब से शुक्ला जी का इन लोगों से कोई भी कनेक्शन नहीं था। सिचुएशन बहुत ज्यादा नेगेटिव होती जा रही थी। कार्तिक के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला था और इन सब के अलावा जो लोग माउंटेन इलाके के बाहर रहकर शुक्ला जी को टाइम टाइम पर खबर दे रहे थे, उनके साथ भी एक के बाद एक कुछ ना कुछ होता चला गया, जिसकी वजह से न सिर्फ शुक्ला जी ने अपने सबऑर्डिनेट्स खो दिए थे, बल्कि एक बहुत बड़ी 500 लोगों की टीम माउंटेन इलाके के अंदर शायद मर चुकी थी। और ये सब लोग मर चुके थे या जिंदा थे, ये कह पाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वहां जाने के बाद शुक्ला जी उनमें से किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। शुक्ला जी अब और ज्यादा ऐसे ही हाथ पर हाथ रख के बैठ तो सकते नहीं थे, खास करके ये देखने के बाद कि उन्हें लगातार नुकसान और हार ही मिल रही है। शुक्ला जी में अब इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं थी कि वो मौत के पहाड़ों के बीच अपने परिवार के और ज्यादा सबऑर्डिनेट्स को यहाँ भेज सके। भले ही शुक्ला परिवार के पास बहुत पैसा और रिसोर्सेज थे, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि ये रिसोर्सेज कभी खत्म नहीं होंगे। पहले ही शुक्ला जी ने इतना नुकसान अपना करवा लिया था कि अब तो उन्हें ये सोचना पड़ रहा था कि वो इस नुकसान की भरपाई कैसे करें। आपको क्या लगता है, क्या क्रोकोडाइल सोसाइटी अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? शुक्ला जी समझ गए थे कि वो लगातार इस तरह अपने पैसे और रिसोर्सेज को बर्बाद नहीं कर सकते हैं और इसीलिए अब उन्होंने अपने इस नुकसान को और इस सिचुएशन को फिर से सही करने के बारे में सोचा। शुक्ला जी ने पहले ही कार्तिक की खाली टेरिटरी पर अपने लोगों को भेजकर हमला करवाया था, पर इसमें भी उनके सारे साथी नाकामयाब रहे और उन्हें भी यहाँ हार का सामना करना पड़ा था। जल्दी से उन्हें पता चल गया कि 2 नई ताकत कार्तिक के साथ मिल चुकी है और अब उनके जीतने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। इसीलिए उन्होंने फिर से कार्तिक की टेरिटरी पर हमला करने के बारे में सोचा भी नहीं। शुक्ला जी ने एक सुकून भरी लंबी सांस ली और अपने मन में सोचा कि अगर उन्होंने गुप्ता परिवार और खान परिवार से पंगा ले लिया होता तो शायद अभी तक वो अपना सब कुछ गंवा बैठते, और अगर इन दोनों परिवारों ने मिलकर शुक्ला परिवार पर अटैक कर दिया होता तो शायद शुक्ला जी तो अभी तक जिंदा बचे ना होते। उनकी खुशकिस्मती थी कि उन्हें लग रहा था कि इन दोनों परिवारों को इस मैटर में ज्यादा खींचने में कोई दिलचस्पी नहीं है उन्हें, जबकि उन्हें पता नहीं था कि अमन और जुनैद तो कब से इनका गला दबाने के लिए तैयार बैठे थे। वो तो कार्तिक ने अब तक इन्हें रोका हुआ था। अपने कुछ लोगों से शुक्ला जी को कुछ टाइम पहले ही पता चला था कि जुनैद और अमन दोनों का कार्तिक के उस रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड में शेयर है, और इस बात की उम्मीद शुक्ला जी ने कभी सपने में भी नहीं की थी, क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा था कि ये पूरा आइलैंड कार्तिक का है और वो जो भी कर रहे हैं सब कार्तिक के साथ ही कर रहे हैं। पर उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्होंने तो अपनी बेवकूफ़ी में इन 2 बड़े बड़े परिवारों से पंगा ले लिया था। पर इस बात को मानने से इनकार नहीं किया जा सकता है कि शुक्ला जी के अंदर लालच कूट कूट कर भरा हुआ था। जब उन्हें पता चला कि इस पूरे आइलैंड में अमन और जुनैद का भी हिस्सा है, तो उन्होंने अपनी लालच को नहीं छोड़ा, बल्कि डिसाइड किया कि वो इन दोनों को भी इस आइलैंड पर हिस्सा दे देंगे। यही सब सोचकर शुक्ला जी ने अपने कुछ लोगों को अमन और जुनैद के घर भेजा, ताकि वो इन दोनों को कन्विंस कर सके कि ये लोग कार्तिक का साथ छोड़ दें और शुक्ला परिवार के साथ हाथ मिला लें। शुक्ला जी की बदकिस्मती थी,
उनके भेजे हुए सबॉर्डिनेट्स को अमन और जुनैद दोनों ने दरवाजे से ही भगा दिया और अंदर तो आने ही नहीं दिया, और ना ही इन लोगों की कोई बात सुनी। यही सब सोचकर शुक्ला जी और ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर कार्तिक इस बारबेरियन माउंटेन के अंदर चला गया था या फिर वहां पर फंस गया तो जिंदगी में कभी बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि इस माउंटेन के बारे में शुक्ला जी ने बहुत कुछ सुन रखा था। कहीं ना कहीं इन सब को वो मानते भी थे। शुक्ला जी ने अपने मन में सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमन और जुनैद दोनों अपने नाम और ताकत की वजह से आपस में कार्तिक की सारी प्रॉपर्टी को बांटने का प्लान बना रहे हो, और शायद इसीलिए उन्होंने शुक्ला परिवार के किसी भी इंटरफेरेंस के लिए मना कर दिया गया हो। शुक्ला जी को ऐसा लग रहा था कि अमन और जुनैद ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आजकल हर दूसरा इंसान यही सब तो करता था। जितना ज्यादा शुक्ला जी इन सब के बारे में सोच रहे थे, उतना ही ज्यादा उनकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। हालांकि जो उन्हें नहीं पता था वो ये था कि इस वक्त सिचुएशन उनकी उम्मीद और उनकी इमेजिनेशन से काफी ज्यादा बदल चुकी है। अमन और जुनैद दोनों ही कार्तिक की प्रॉपर्टी को आपस में खरीदने के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि वो लोग तो बहुत ही ईमानदारी के साथ कार्तिक की प्रॉपर्टी की सुरक्षा करने लगे हुए थे और अपने दोस्त होने का फर्ज निभा रहे थे। और दूसरी तरफ अमन और जुनैद दोनों शुरू से यही सोच रहे थे कि कार्तिक चाहे जहां चले जाए पर लौट कर जरूर आएगा और उसे वापस आना ही होगा। कार्तिक को जितने दुख देखने थे उतने वो देख चुका था और अब उसे अपनी ये आलिशान जिंदगी जीने का पूरा हक था। इसे छोड़कर कार्तिक इतनी जल्दी कैसे मर सकता था? उन दोनों को विश्वास था कि कार्तिक सही सलामत जरूर लौट कर आएगा और दोनों उसी दिन का इंतजार कर रहे थे। कुछ दिनों तक ये मामला इसी तरह चलता रहा। तभी शुक्ला जी को अपने सबॉर्डिनेट से वो खबर मिल गई जिसे वो जिंदगी में कभी सुनना नहीं चाहते थे। शुक्ला जी को पता चल गया था कि कार्तिक सही सलामत माउंटेन इलाके से बाहर आ गया है। असल में एक साथ 1 दर्जन से भी ज्यादा एयरशिप तेज आवाज करते हुए माउंटेन इलाके से बाहर निकले तो आसपास के सारे लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला गया था और शुक्ला परिवार के हजारों लोग माउंटेन इलाके के बाहरी रेंज को घेर कर खड़े हुए थे। तो इसी वजह से उन्हें भी पता चल गया कि कार्तिक तो अपने लोगों से अब मिल चुका है। अगर बात शुक्ला जी की जाए तो कहीं ना कहीं उन्हें पहले ही इस बात का एहसास हो गया था कि कार्तिक के सभी सबॉर्डिनेट उसके लिए तो काफी ईमानदार है और वो हर हाल में कार्तिक को बचा ही लेंगे। और ऐसा ही हुआ। एयरशिप का आइडिया काम कर गया और सब लोग जल्दी ही कार्तिक को ढूंढ कर वापस ले आए। एक तरफ जहां शुक्ला जी ने अपने लोगों को भेजा था उनमें कोई भी वापस बाहर नहीं आया था, और वहीं दूसरी तरफ कार्तिक के जितने भी लोग उसे ढूंढने के लिए गए थे वो सब अपनी एयरशिप से वापस आ गए थे। शुक्ला जी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हुआ, कैसे सिर्फ अकेला कार्तिक बचा था और बाकी लोग नहीं। इसीलिए जब शुक्ला जी ने ये खबर सुनी तो कुछ पल के लिए एकदम दंग रह गए, और वो जो बात उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि कार्तिक अब सही सलामत वापस आ गया था। इसका मतलब अब उनके लिए मुसीबतें बढ़नी शुरू होने वाली हैं। शुक्ला जी ने एक बार फिर से अपने लोगों से कंफर्म करते हुए पूछा, क्या कार्तिक सच में वापस आ गया? उसे कुछ भी नहीं हुआ? शुक्ला जी ने सवाल पूछा ही था कि उनके सबॉर्डिनेट ने बहुत ही साफ जवाब देते हुए कहा, सर कार्तिक मित्तल जिंदा है। हमने खुद उसे एयरशिप से सही सलामत वापस बाहर उतरते हुए देखा है, और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि क्रोकोडाइल सोसाइटी के लीडर कैरी भी वहां पर कार्तिक से मिलने के लिए पहुंची थी, ऐसा हमारे लोग कह रहे हैं। जैसे ही शुक्ला जी ने यह बात सुनी तो धड़ाम से नीचे जमीन पर बैठ गए। उनका फोन उनके कानों से अलग हटकर जमीन पर गिर गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने सबॉर्डिनेट की कही हुई बातों पर विश्वास करें या नहीं। शुक्ला जी अभी से अपना भविष्य देख पा रहे थे। उन्हें समझ में आ गया था कि अगर कैरी कार्तिक के साथ जाकर मिल गई है तो इसका मतलब अब वो कभी भी शुक्ला जी के साथ नहीं होगी, क्योंकि इन लोगों को तो सिर्फ पैसा चाहिए, बाकी कुछ नहीं। शुरुआत में इस सोसाइटी ने शुक्ला परिवार से पैसे लिए थे ताकि कार्तिक को किडनैप कर सके। उस वक्त इन लोगों के मन में कार्तिक के लिए किसी तरह की कोई फीलिंग नहीं थी, और ना ही ये लोग कार्तिक के जीने या मरने से किसी भी तरह से अफेक्ट हो रहे थे। बस एक बार शुक्ला परिवार को इन्होंने कार्तिक सौंप दिया और अपने पैसे ले लिए तो उसके बाद इन लोगों को शुक्ला परिवार से कोई मतलब नहीं था। उसके बाद ये चाहे शुक्ला परिवार के दुश्मन से हाथ मिलाए, शुक्ला परिवार इन्हें कुछ नहीं कह सकता था। अब अगर कैरी कार्तिक से मिलने आई है तो इसका मतलब जरूर वो शुक्ला जी के खिलाफ कोई ना कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही है। कार्तिक भी उसमें कैरी का साथ दे रहा होगा। शुक्ला जी जल्दी से खड़े हुए और अपने आप को हिम्मत देते हुए उन्होंने अपने सारे सबॉर्डिनेट को अपने शुक्ला मेंशन के बड़े से हॉल में इकट्ठा कर लिया। वो अब आगे आने वाले तूफान से खुद को बचाना चाहते थे। तभी शुक्ला जी का पर्सनल असिस्टेंट दिनेश उन्हें रिपोर्ट करने के लिए आया और बोला, बॉस अभी भी कार्तिक मित्तल की तरफ से किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं है और उसके आइलैंड पर अभी काफी शांति बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों से शुक्ला जी अपनी सारी प्रॉपर्टीज को लेकर काफी ध्यान दे रहे थे, हर एक चीज के बारे में खुद नजर रख रहे थे और साथ ही साथ कार्तिक की हर एक एक्टिविटी पर बहुत ध्यान से नजर बनाए हुए थे। उन्हें डर था कि उनसे कोई भी चूक हुई तो कार्तिक उन्हें छोड़ेगा नहीं। शुक्ला जी ने अपने सबॉर्डिनेट से पूछा कि बाकी जगहों के बारे में क्या अपडेट है। शुक्ला जी का सवाल सुनकर दिनेश ने जवाब देते हुए कहा, पूरे रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर किसी भी तरह की कोई गतिविधि नहीं है। रही बात गुप्ता और खान परिवार की, तो उन्हें देखकर लगता नहीं है कि वो हमारे खिलाफ किसी भी तरह की कोई जंग छेड़ना चाहते हैं। दिनेश की बात सुनकर शुक्ला जी ने फिर से सवाल करते हुए पूछा, इन लोगों का तो ठीक है पर उस क्रोकोडाइल सोसाइटी के बारे में क्या अपडेट है? वहां पर लोग क्या कर रहे हैं? शुक्ला जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कार्तिक उनसे बदला ना ले, ऐसा हो नहीं सकता। पिछले कुछ दिनों से कार्तिक छूटने के बाद भी कुछ कर नहीं रहा था और यही बात शुक्ला जी को और ज्यादा परेशान कर रही थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर कार्तिक जैसा बड़ा और ताकतवर आदमी उनके खिलाफ कुछ कर क्यों नहीं रहा है।
शुक्ला जी का ये सवाल सुनकर दिनेश थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, बॉस, असली प्रॉब्लम तो इस क्रोकोडाइल सोसाइटी में है। पिछले कुछ दिनों में मेरे लोगों ने पता लगाया है कि जिस जगह पर क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोग एक्टिव रहते हैं वहाँ पिछले कुछ दिनों से शांति है। क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोग अभी कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे और ऐसा लगता है कि जैसे जमीन फटी हो और वो लोग सब उसमें समा गए हों। जैसे ही शुक्ला जी ने दिनेश की बात सुनी तो वो भी तुरंत परेशान हो गए और परेशान होते हुए बोले, ऐसे कैसे अचानक से गायब हो गए? कोई ना कोई सुराग तो मिला होगा ना। क्रोकोडाइल सोसाइटी में 1000 से ज्यादा लोग काम करते हैं और तुम कह रहे हो कि सारे लोग एक साथ गायब हो गए और उनमें से एक भी नहीं मिल रहा है। शुक्ला जी ने जब हैरानी और गुस्से से ये सवाल पूछा तो दिनेश ने अपने सिर को नीचे झुका लिया और परेशान होते हुए बोला, बॉस, मैंने बहुत कोशिश की पर। दिनेश आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही शुक्ला जी का गुस्से से भरा हुआ अवतार उसके सामने आ गया। पिछले कुछ टाइम से शुक्ला जी बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना गुस्सा किस पर उतारे और तभी दिनेश उनके सामने आ गया, वो भी इतनी मनहूस खबर लेकर जिसके बाद उनके लिए अपना गुस्सा कंट्रोल कर पाना और ज्यादा मुश्किल हो रहा था। शुक्ला जी अभी तक दिनेश पर हाथ उठा चुके होते पर तभी उन्हें एहसास हुआ कि दिनेश 50-60 साल का एक उम्रदराज इंसान है जो बहुत सालों से उनके लिए ईमानदारी से काम कर रहा है। इसमें इसकी भी कोई गलती नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने गुस्से पर थोड़ा काबू करते हुए दिनेश से कहा, सर्च स्पीड को बढ़ा दो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस काम में लगाओ। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना पैसा लगता है, जितना लग रहा है लगने दो उतना, मुझे रिजल्ट चाहिए। शुक्ला जी को इतना परेशान और गुस्से में देखकर दिनेश ने थोड़ी हिम्मत करते हुए शुक्ला जी से पूछा, बॉस, क्या आपको इस बात का शक है कि कार्तिक और क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों ने आपस में हाथ मिला लिया है? दिनेश का ये सवाल सुनकर शुक्ला जी ने गुस्से से कहा, इसमें लगने वाली बात क्या है? उन्होंने यही किया। तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोग किस तरह के। अगर हम लोग उन्हें रिश्वत देकर अपना काम करवा सकते हैं तो कार्तिक भी उन्हें पैसे देकर जो चाहे वो करवा सकता है। शुक्ला जी को अभी तक कार्तिक के पैसों की पावर समझ आ गई थी। उन्हें पता लग गया था कि कार्तिक उन्हें बिलियंस में रुपए देकर आराम से शुक्ला परिवार पर हमला करवा सकता है या चाहे जो करवा सकता है और वो लोग पैसों के लिए खुशी खुशी कोई भी काम कर देंगे। आपको क्या लगता है शुक्ला जी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? और जब उन्होंने बाहर से लड़ाई की आवाज सुनी तो परेशान होकर खिड़की की तरफ भागकर बाहर का नजारा देखने लगे और बाहर का नजारा देखकर एक पल के लिए एकदम से दंग रह गए। उन्होंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि क्रोकोडाइल सोसाइटी सीधा उन पर अटैक कर देगी। इस वक्त उन्हें क्रोकोडाइल सोसाइटी और कैरी दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शुक्ला जी को इतना गुस्से में देखकर उनके पर्सनल असिस्टेंट दिनेश ने उन्हें समझाते हुए कहा, बॉस, मुझे लगता है कि आपको बाहर जाकर एक बार इन लोगों से बात करनी चाहिए। इन लोगों ने अचानक से हम लोगों पर हमला किया और हम लोग इस हमले के लिए तो तैयार भी नहीं थे। जैसे ही शुक्ला जी ने अपने पर्सनल असिस्टेंट दिनेश की बात सुनी तो वो और भी ज्यादा गुस्से में हो गए और गुस्सा करते हुए बोले, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। क्रोकोडाइल सोसाइटी हमारे सामने सिर्फ कीड़े मकोड़े जैसी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या मुझे इन कीड़े मकोड़ों से डरने की जरूरत है? मैं यहीं खड़ा रहूंगा और इन सब कीड़े मकोड़ों को तड़प तड़प कर मरते हुए देखूंगा। शुक्ला जी का सबॉर्डिनेट उन्हें यह कहने की कोशिश कर रहा था कि वो या तो क्रोकोडाइल सोसाइटी से बात कर ले या फिर खुद कहीं सेफ जगह जाकर छुप जाएं। पर शुक्ला जी यहाँ से कहीं भी नहीं जाना चाहते थे और वो किसी से भी नहीं छुपाना चाहते थे। ऐसा इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि वो बहुत घमंडी थे, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि शुक्ला परिवार की ताकत इतनी कमजोर नहीं है जो इन छोटे मोटे लोगों से डर जाए। अगर शुक्ला परिवार को इतनी आसानी से कोई हरा देता तो इतने सालों तक शुक्ला परिवार राज नहीं कर पाता। और वहीं दूसरी तरफ सच में क्रोकोडाइल सोसाइटी के जितने लोगों ने अटैक किया था उनमें से पहले फेज में जो अटैकर्स मारे गए थे, क्योंकि शुक्ला परिवार के लोग तो वाकई ज्यादा बहुत ताकतवर थे। अपने लोगों को मरते हुए देखकर क्रोकोडाइल सोसाइटी का एक मेंबर कैरी से बोला, कैरी, शुक्ला परिवार ने वाकई बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लगाई हुई है, हम लोग इतनी आसानी से अंदर नहीं जा सकते। मुझे लगता है कि हमें कोई और प्लान बनाना होगा। जिस मेंबर ने ये बात बोली थी वो भी लड़ने के लिए आगे गया था पर बहुत मुश्किल से उसने अपनी जान बचाई और वापस डरकर कैरी से ये सारी बातें बोली। जैसे ही कैरी ने अपने सबॉर्डिनेट की बात सुनी तो अपने पास रखा हुआ मूंगफली का दाना उठाकर सीधे उस सबॉर्डिनेट के माथे पर दे मारा और उसके बाद सारे लोगों को बहुत ही ठंडे एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए बोले, मैं शुक्ला परिवार को खत्म करने जा रही हूँ। अगर तुम में से किसी में भी हिम्मत है और तुम चाहते हो कि तुम लोगों को शुक्ला परिवार की प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिले तो मेरे साथ आ सकते हो, वरना यहीं रहो, कोई जरूरत नहीं है लड़ने की। जैसे ही क्रोकोडाइल सोसाइटी के बाकी सबॉर्डिनेट्स ने अपनी बॉस की बात सुनी तो सारे लोग हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी ये बॉस इतनी ज्यादा हिम्मत वाली होगी और सीधे आर पार का डिसीजन सुना देगी। अपनी बात कहकर कैरी ने एक बार नजर उठाकर अपने सारे सबॉर्डिनेट्स को देखा और मन ही मन मुस्कुराने लगी क्योंकि उसकी कही हुई बातों का असर उसके सबॉर्डिनेट्स पर होता हुआ नजर आ रहा था। कहीं ना कहीं कैरी जानती थी कि जिस बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए वो हिम्मत कर पाई है उसके पीछे उसके सबॉर्डिनेट्स की ही ताकत है। अगर उसके सबॉर्डिनेट पीछे हट जाएंगे तो वो भी हार जाएगी और हो सकता है उसके बाद शुक्ला परिवार तो उसे जिंदा ही ना छोड़े। यही बात सोचकर कैरी ने अपनी बात को जारी रखते हुए और आगे कहा, तुम सबको पता है कि शुक्ला परिवार के पास कितना ज्यादा पैसा है। तुम में से जो भी लोग मेरा साथ देंगे उन्हें उसके बदले शुक्ला परिवार की प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा और वो इतनी ज्यादा होगी कि जिंदगी भर तुम कुछ ना करो तो भी आराम से जी सकते हो। अब तुम में से जिसको अपनी किस्मत बदलनी है वो मेरे साथ आएगा और तुम लोगों को शुक्ला परिवार की प्रॉपर्टी में से कितना हिस्सा मिलेगा तुम लोगों की मेहनत और एबिलिटी पर डिपेंड करेगा। जैसे ही कैरी ने अपनी बात पूरी की तो वहां खड़े सारे सबॉर्डिनेट्स की आंखें चमकने लगी। उनकी आंखों में लोमड़ी की तरह लालच साफ नजर आ रहा था। क्रोकोडाइल सोसाइटी में जितने भी लोग काम करते थे वो सिर्फ पैसों के लिए काम करते थे और अब ये लोग जानते थे कि शुक्ला परिवार बहुत बड़ा टारगेट है। अगर उनके बॉस ने उन्हें वादा किया है तो वो उन सबको पैसे तो देगी ही, वो जरूर देगी। और बात सुनते ही उन सब लोगों में एक अलग ही जोश आ गया।
उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनमें ताकत का कोई इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया हो। जल्दी ही क्रोकोडाइल सोसाइटी के सारे सबऑर्डिनेट्स ने एक साथ तेज आवाज में अपनी ताकत शुक्ला परिवार को दिखा दी। अब तक इन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि शुक्ला परिवार कितना ज्यादा ताकतवर है और कितना नहीं। वो लोग तुरंत ही एक साथ आगे बढ़ते हुए शुक्ला परिवार के लोगों पर हमला करते गए। उन्हें परवाह बिल्कुल नहीं थी कि उनकी अपनी जिंदगी सलामत रहेगी भी या नहीं। सारे सबऑर्डिनेट जानते थे कि शुक्ला परिवार से लड़ते वक्त उनकी जान भी जा सकती है, पर फिर भी वो लोग अपने आगे मकसद के लिए बढ़ते रहे, क्योंकि जिसकी जान जाएगी वो बदकिस्मत रहेगा, लेकिन जिसकी जान बच जाएगी उसे जिंदगी भर का ऐशो आराम मिल जाएगा। क्रोकोडाइल सोसाइटी के जितने भी लोग थे वो सभी इसी तरह की जिंदगी जीते थे। उन्हें अपनी खुद की जान की भी कोई परवाह नहीं थी कि जब तक उन्हें पैसा मिल रहा है वो काम करते रहेंगे। दूर खड़ी कैरी ने ध्यान से अपने सबऑर्डिनेट्स को देखा जो दीवारों पर चढ़कर शुक्ला परिवार के लोगों पर हमला कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग रोड के साइड के आसपास काफी ऊंचाई से गिर गए थे। ये देखकर भी कैरी को बिल्कुल दया नहीं आ रही थी, बल्कि जिन लोगों को चोट लगी थी या मर गए थे उन्हें देखकर कैरी के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन के भाव नजर आ रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ शुक्ला परिवार के लोग क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों को हारता हुआ देखकर काफी खुश हो रहे थे। पर जब उन्होंने देखा कि एक बार फिर से क्रोकोडाइल सोसाइटी के सारे लोग पूरे जोश के साथ उन्हीं पर हमला कर रहे हैं, तो ये सारे लोग थोड़े परेशान हो गए और डरने लगे। एक के बाद एक शुक्ला परिवार के लोगों पर क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों का अटैक बढ़ने लगा। हर बार इन लोगों का अटैक और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये सब पागल हो गए, ज़ॉम्बी बन चुके हैं और शुक्ला परिवार के लोगों का खून पीने के लिए उन पर हमला कर रहे हैं। और तो और इन लोगों को अपनी कोई परवाह नहीं, ना अपनी जान की ना अपने परिवार की। ये लोग लगातार शुक्ला परिवार के लोगों की तरफ बढ़ रहे थे। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग खुद की जान लेने के लिए ही खुद ही बेकरार हो रहे हैं। इस बार शुक्ला परिवार के लोगों की हिम्मत भी टूट गई थी। अपने सामने से आ रही हजारों की इस भीड़ को देखकर वो लोग काफी ज्यादा डर रहे थे। उन्हें डर इन सब लोगों से ज्यादा उनके पागलपन से लग रहा था। खुद की जान खतरे में डालकर ये लोग उन पर हमला कर रहे थे और धीरे धीरे इन लोगों के कदम पीछे होते जा रहे थे। अगर बात कार्तिक की जाए, उसे क्रोकोडाइल सोसाइटी के हर एक मूवमेंट के बारे में पता था, यहाँ तक कि कौन कब सांस ले रहा है इस बात की भी खबर कार्तिक को थी। कार्तिक भी इस बात को देख पा रहा था कि शुक्ला परिवार के लोगों की हिम्मत अब टूट रही है और वो ज्यादा देर तक क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों के सामने टेक नहीं सकते। और ये सब देखकर कार्तिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने मुस्कुराते हुए मैगी से कहा, मैगी तैयार हो जाओ, हमारे स्टेज पर जाने का टाइम आ गया है। इतना कहकर कार्तिक ने अपने हाथ से अपने सारे सबऑर्डिनेट्स की तरफ इशारा किया। जैसे ही सारे सबऑर्डिनेट्स को कार्तिक का इशारा मिला तो सारे तुरंत एक्शन मोड में आ गए। कार्तिक और बाकी सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स इस वक्त रनवे पर थे और वो सब लोग ऐसे खड़े थे जैसे कोई स्टैच्यू हो। उन लोगों के बीच किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं हो रही थी। सब लोग सीरियस होकर बस आने वाली सिचुएशन से तुरंत निपटने के लिए तैयार बैठे थे। वैसे बता दिया जाए कि इन लोगों के बीच में इतनी शांति इसलिए नहीं थी क्योंकि ये लोग आने वाली सिचुएशन से घबरा रहे थे, बल्कि इनके मन में इस वक्त शुक्ला परिवार के एक एक इंसान को जान से मारने की तड़प साफ साफ देखी जा सकती थी। और यही भाव इनके चेहरे पर भी आ गए थे। अगले ही पल अभी तक जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स एक साथ चल रहे थे वो सब 100 लोगों के ग्रुप में अलग अलग बट गए और सब लोग अपने अपने टीम लीडर को फॉलो करने लगे। एयरप्लेन में बैठे कार्तिक ने जब लोगों को एक्शन मोड में देखा तो खुद भी एयरप्लेन से बाहर आने की तैयारी करने लगा और वो अपने प्लेन से बाहर निकल पाता उससे पहले ही अमन ने उसे रोक लिया और गुस्सा करते हुए बोला, अब इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, थोड़ी देर रुक नहीं सकते क्या? जैसे ही कार्तिक ने अमन की बात सुनी तो थोड़ा हैरान होकर उसे देखने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका ये दोस्त उसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तभी अमन ने फिर से अपनी बात रखते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें अपने लोगों को थोड़ी देर के बाद भेजना चाहिए, क्योंकि फिलहाल क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोग अपनी जान पर खेलकर शुक्ला परिवार से लड़ रहे हैं और उन लोगों का जिंदा बचना मुझे मुश्किल लग रहा है। और जिस मुसीबत में वो लोग फंसे हुए हैं इतनी जल्दी वहां से वापस नहीं आ पाएंगे। पहले आराम से शुक्ला परिवार और क्रोकोडाइल फैमिली को आपस में लड़ने देते हैं, उसके बाद अगर इन लोगों को हमारी जरूरत पड़ी तो हम अपने लोग भेजेंगे। जब से अमन को पता चला है कि कार्तिक को किडनैप तो शुक्ला परिवार के कहने पर क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों ने ही किया था, तब से इन लोगों को लेकर अमन के मन में गुस्सा बहुत भरा हुआ था और वो अमन को शांति नहीं लेने दे रहा था। वैसे तो कार्तिक ने पहले ही कैरी को दिल से माफ कर दिया था और कैरी के साथ मिलकर कोऑपरेट भी कर रहा था, पर अमन के मन में क्या चल रहा था ये भला कार्तिक को कैसे पता होगा। और वैसे भी अमन हमेशा से ही गुस्से का तेज था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसके दोस्तों पर अपनी बुरी नजर डाले। अमन तो मन ही मन दुआ कर रहा था कि क्रोकोडाइल सोसाइटी के सारे लोग मर जाए, कोई भी जिंदा ना बचे। और रही बात शुक्ला परिवार की, तो उसे कार्तिक और उसके अपने सबऑर्डिनेट संभाल लेंगे। और रही बात कार्तिक और कैरी के बीच में पहले हुए एग्रीमेंट की, तो अमन को उस एग्रीमेंट से कोई दिक्कत नहीं थी और ना ही उसे इस बात से दिक्कत थी कि कैरी को शुक्ला परिवार की प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जा रहा है। उसे बस दिक्कत थी तो धोखे से, जिसे वो कभी भी माफ नहीं करना चाहता था। वो बस यही चाहता था कि इस अटैक में सारे लोग मर जाएं और उसका गुस्सा शांत हो जाए। अमन सोच ही रहा था कि तभी कार्तिक ने अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, हम शुक्ला परिवार को सिर्फ क्रोकोडाइल सोसाइटी के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं अमन, क्योंकि इन लोगों के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। अगर हमने सही टाइम पर शुक्ला परिवार पर अटैक करके मौके का फायदा नहीं उठाया तो हम अपने हाथ में आई हुई इस अपॉर्चुनिटी को खो देंगे। असल में क्रोकोडाइल सोसाइटी में सबऑर्डिनेट्स तो बहुत सारे थे, पर सब लोग उतने एक्सपर्ट नहीं थे जितने कि टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स थे। ये लोग छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ सकते थे, पर शुक्ला परिवार जैसे बड़े परिवार के साथ किसी भी तरह की लड़ाई को लड़ना इन लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी।
कार्तिक ने इन लोगों को पहले लड़ने के लिए कमांड इसलिए दिया था ताकि ये लोग कुछ हद तक शुक्ला परिवार की नींव को हिला सके और शुक्ला परिवार के सबॉर्डिनेट को चकमा दे दें ताकि बाकी का सारा काम कार्तिक खुद कर सके। पर कार्तिक ने अपने मन में सोचा कि क्रोकोडाइल सोसाइटी के पास काफी लोग हैं जो आगे चलकर कार्तिक के लिए काम कर सकते हैं और कार्तिक इन्हें शुक्ला परिवार के लिए बर्बाद तो नहीं होने दे सकता। इसीलिए उसने तुरंत डिसाइड किया कि इन लोगों को बलि का बकरा तो वो कभी नहीं बनने देगा। आपको क्या लगता है, क्या अमन अपनी जगह सही है या कार्तिक? जो शुक्ला जी ने कुछ सोचते हुए अपने असिस्टेंट दिनेश से कहा, चाहे जितने पैसे लग जाए पर हम चाहते हैं कि क्रोकोडाइल सोसाइटी हमारे लिए काम करे। कार्तिक उसे जितना ऑफर कर रहा है उससे ज्यादा ऑफर करो, 1 बिलियन 2 बिलियन जितने रुपए लेने हैं उन्हें दो, पर वो हमारे लिए काम करें। अभी तक शुक्ला जी समझ गए थे कि उन्होंने आज तक जितने भी पैसे कमाए हैं उनका कोई मोल नहीं है अगर उनकी अपनी जिंदगी। एक तरफ जहां कार्तिक ये सारी बातें सोच रहा था तो वहीं दूसरी तरफ क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोग धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे थे। उन लोगों को कमजोर पड़ते हुए देखकर शुक्ला जी खुद को रोक नहीं पाए और जोर जोर से उन लोगों पर हंसते हुए अपने पर्सनल असिस्टेंट से बोले, ये लोग सच में क्रोकोडाइल है क्या? इन लोगों को सच में लगता है कि ये लोग मुझे कभी हाथ लगा भी पाएंगे? शुक्ला जी की बात सुनकर उनका पर्सनल असिस्टेंट थोड़ा सा परेशान होते हुए बोला, बॉस हम थोड़े से भी केयरलेस नहीं हो सकते। कार्तिक का अभी भी कोई मूवमेंट हमें पता नहीं चला है। मुझे डर है कि कहीं क्रोकोडाइल सोसाइटी में हमें उलझाकर हमारी स्ट्रेंथ को कम करके लास्ट में हम पर हमला ना करते। दिनेश की बात सुनकर शुक्ला जी ने हंसते हुए कहा, कार्तिक मित्तल, अरे वो अभी बच्चा है, मैंने तो उसे आज तक अपनी आंखों से कभी देखा भी नहीं है। कल की आई इस क्रोकोडाइल सोसाइटी के साथ मिलकर मुझे खत्म करने के बारे में सोचना सिर्फ एक मजाक और एक बेवकूफ़ी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दिनेश को समझ में नहीं आ रहा था कि वो शुक्ला जी को कैसे समझाए, इसीलिए उसने एक बार आखिरी कोशिश करते हुए शुक्ला जी से कहा, सर हम क्रोकोडाइल सोसाइटी को कम समझ सकते हैं पर अगर दोनों पार्टी एक साथ आ गई और हम पर हमला कर दिया तो हम लोग किसी भी तरह से अपनी जान नहीं बचा पाएंगे। और इतना ही नहीं, खान परिवार और गुप्ता परिवार भी कार्तिक मित्तल के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर उन लोगों ने भी। दिनेश अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही शुक्ला जी ने बीच में ही उसे रोकते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही आसपास के लोगों से खान परिवार और गुप्ता परिवार के बारे में पता कर लिया। उन दोनों परिवारों का हमारे और कार्तिक के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बीच में पड़ने का कोई इंटेंशन नहीं है। इसीलिए अब हमें इस बात पर ध्यान रखना है कि हम लोग हमारे इस बेस कैंप को बचा कर रखें। उसके बाद ये क्रोकोडाइल सोसाइटी हो या फिर कार्तिक मित्तल, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शुक्ला जी ने कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उन्हें मन ही मन यही लग रहा था कि क्रोकोडाइल सोसाइटी भला किसकी सगी होगी जिसे सिर्फ पैसों से मतलब है, और यही सब सोचकर शुक्ला जी इन सब को हल्के में ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कैरी ने देखा कि उसके सबॉर्डिनेट जैसे जैसे आगे बढ़कर हमला कर रहे थे वैसे वैसे घायल होते जा रहे थे या मरते जा रहे थे। ये देखकर उसकी हिम्मत अब धीरे धीरे टूटने लगी थी। सारे लोग अपनी हिम्मत हार रहे थे और कहीं ना कहीं कैरी को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। अचानक से कैरी ने एक नजर अपनी घड़ी पर देखी, उसके बाद आसमान के ऊपर तरफ देखने लगी और उसे अभी भी कार्तिक के आसपास होने का कोई साइन नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। वैसे तो सब कुछ प्लान किया गया था, पर अगर कहीं जाकर कैरी का ये प्लान फेल होता है तो वो था कार्तिक के यहाँ नहीं पहुंचने पर। जहां एक तरफ कार्तिक को कोई नुकसान नहीं होने वाला था तो वहीं दूसरी तरफ शुक्ला परिवार और क्रोकोडाइल सोसाइटी को भारी नुकसान होने वाला था। इन सब की वजह से कैरी को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता था और हो सकता था कि उसके लोग उसका साथ छोड़ दें या फिर इसके खिलाफ बगावत करने लगे। कैरी ने अपने मन ही मन में परेशान होते हुए कार्तिक से पूछा, कार्तिक तुम अभी यहाँ क्यों नहीं आए? मैंने पहले ही तुम्हारे लिए यहाँ आने की जगह बना दी। धीरे धीरे जब कैरी ने कार्तिक को यहाँ नहीं देखा तो उनके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। उसने अपने आप से ही पूछा, क्या उसे ये अटैक यहीं पर खत्म करके पीछे हट जाना चाहिए या फिर अपनी एक और आखिरी कोशिश करके अपनी सारी ताकत लगाकर शुक्ला परिवार पर फिर से अटैक करना चाहिए? अगर इस बार वो पीछे हट गई तो उसके लिए शुक्ला परिवार नाम का ये मिशन पूरी तरह से एक बहुत बड़ा फेलियर साबित होगा, जिसका असर उसकी सोसाइटी और करियर पर भी पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ कैरी के बाकी सबॉर्डिनेट्स के मन में कोई ऐसा ख्याल नहीं आ रहा था। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि आज उनके पास कुबेर का खजाना खुल गया है, जिसके लिए वो जितना ज्यादा लड़ेंगे उतना ज्यादा उनके हाथ खजाना लगेगा और उन्हें ये किसी से भी बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए ये लोग बार बार कैरी से पूछ रहे थे कि क्या ये लोग शुक्ला परिवार के लोगों पर डायरेक्ट अटैक कर दें, पर कैरी हर बार अपना सिर नीचे झुकाकर अपनी घड़ी की तरफ देख रही थी। फाइनली उसने अपने दांतों को गुस्से से दबाया और अपने सबॉर्डिनेट की बातों पर सहमत हो गई। कैरी ने अपने सारे ट्रम्प कार्ड खोल दिए और मन ही मन इस बात के लिए सहमत होने लगी कि कार्तिक किसी भी हाल में अपना वादा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेगा और ना ही वो उससे पीछे हटेगा। जिस तरह से क्रोकोडाइल सोसाइटी लगातार शुक्ला परिवार पर अटैक कर रही थी उस वजह से फर्स्ट लेयर पर जितने भी शुक्ला जी के सबॉर्डिनेट्स खड़े थे वो सब बौखला गए थे और अगले ही पल जैसे ही कैरी ने अपने ट्रम्प कार्ड खोले तो उसके बाद या तो शुक्ला परिवार का कोई भी सबॉर्डिनेट पहली लाइन में दिखा ही नहीं, या तो वो लोग लड़ते लड़ते मर चुके थे या फिर डर के भाग गए थे। और अब आलम यह था कि शुक्ला परिवार के घर की सिक्योरिटी की पहली लेयर क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोग संभाल रहे थे और जल्दी ही ये लोग अपना कब्जा करके सेकंड लेयर की तरफ चले गए थे ताकि उन लोगों पर हमला कर सके। वैसे तो शुक्ला परिवार के घर के आसपास कभी भी इतनी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती थी, पर शुक्ला परिवार की सारी माइंस शुक्ला जी के घर के पास ही थी। इस वजह से यहाँ हर वक्त काफी सिक्योरिटी रहती थी। जैसे ही शुक्ला जी को ये बात पता चली कि उनकी सिक्योरिटी की पहली लेयर को क्रोकोडाइल सोसाइटी ने ब्रेक कर दिया है तो ये सुनकर शुक्ला जी का दिमाग खराब हो गया। वो गुस्से से चिल्लाने लग गए। शुक्ला जी जल्दी से खिड़की की तरफ झांक कर देखने लगे
बाहर की सिचुएशन इस वक्त बहुत अलग थी। जैसा उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोग बेकाबू हो चुके थे। शुक्ला जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कार्तिक ने इन लोगों को ऐसा क्या खिला दिया है जो ये लोग इस कदर पागल हो गए हैं और हमले पर हमला किया जा रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें अपनी जान की परवाह भी नहीं है। ऑफ कोर्स शुक्ला जी को तो पता ही नहीं था कि कार्तिक ने इन्हें कुछ खिलाया नहीं, बल्कि उनकी अपनी ही प्रॉपर्टी को हड़पने का ऐसा मंत्र दिया है जिसके बाद क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोग खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। शुक्ला जी क्रोकोडाइल सोसाइटी के दिए हुए सदमे से बाहर निकल पाते उससे पहले ही एक और मुसीबत उनके सिर पर आ गई। एक तेज गुर्राती हुई आवाज उन्हें आसमान से जमीन पर आती हुई नजर आई। इस वक्त आसमान में 50 से ज्यादा एयरप्लेन शुक्ला मेंशन के ऊपर ही उड़ रहे थे, जिसकी वजह से पूरा आसमान कवर हो गया था। और ऊपर पल पल के बाद उस एयरप्लेन में से एक के बाद एक लगातार जमीन पर कार्तिक के टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स उतरने लगे। फिलहाल चारों तरफ पूरा आसमान इतना ज्यादा कवर कर लिया गया था कि पानी की एक बूंद भी पास होकर नीचे नहीं जा सकती थी। शुक्ला मेंशन के बाहर क्रोकोडाइल सोसाइटी और शुक्ला जी के लोगों के बीच में जो लड़ाई हो रही थी वो भी कुछ पलों के लिए थम गई थी। जब उन्होंने आसमान से इतनी तेज आवाज अपने कानों में सुनी और जब उन लोगों ने ऊपर आसमान में देखा तो वहां का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। शुक्ला जी तो बाहर का नजारा देखकर बुरी तरह कांप गए थे। उनके दांत लगातार कांप रहे थे, आंखें डर के मारे फैल गई थी और शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। उनका अपने पैरों पर खड़े हो पाना तक मुश्किल हो गया था और उनके मुंह से डरते हुए बस एक ही शब्द निकला, कार्तिक मित्तल। कार्तिक आसमान में किसी बाज की तरह लग रहा था जो कब झपट कर शुक्ला जी का शिकार कर ले कह पाना मुश्किल था। शुक्ला जी के पर्सनल असिस्टेंट ने जब यह नजारा देखा तो वो डर गया। अपने घुटनों पर बैठकर शुक्ला जी से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, सर प्लीज चलिए यहाँ से, मुझे डर है कि हम लोग अब और ज्यादा इस जगह पर जिंदा नहीं रह पाएंगे सर। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर शुक्ला ने साफ मना करते हुए कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। शुक्ला परिवार इतना कमजोर नहीं हो सकता है। कार्तिक जो चाहे कर ले पर वो मुझे हाथ नहीं लगा सकता। शुक्ला जी हार रहे थे पर फिर भी वो अपनी हार मानना नहीं चाहते थे और ना ही कार्तिक के सामने इस तरह कमजोर दिखना चाहते थे। और अगर शुक्ला जी यहाँ से भागकर अपने सीक्रेट प्लेस पर जाते भी हैं, कार्तिक पता लगाते हुए उस जगह पर भी पहुंच जाएगा जिस जगह को शुक्ला जी ने पिछले 100 सालों से छुपा कर रखा था। एक तरफ जहां शुक्ला जी इतने ज्यादा परेशान थे तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त कैरी काफी ज्यादा खुश थी और रिलैक्स थी क्योंकि फाइनली कार्तिक के सबऑर्डिनेट यहाँ पर पहुंच गए थे। ये लोग सही टाइम पर आकर क्रोकोडाइल सोसाइटी को सपोर्ट दे रहे थे क्योंकि इसी वक्त उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। कार्तिक के सबऑर्डिनेट के साथ साथ उसके बायोनिक रोबोट भी अभी तक आसमान से जमीन पर आ चुके थे और यहाँ आते ही उनका कॉम्बैट फाइटिंग स्किल का बटन ऑन हो चुका था। इतने सारे लोगों को अचानक से हमला करते हुए देखकर शुक्ला परिवार के लोग बौखला गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब इन सब से लड़े तो कैसे। बायोनिक ह्यूमन रोबोट के इस लड़ाई का हिस्सा बनते ही ये लड़ाई एक अलग ही लेवल पर चली गई थी। कुछ देर तक तो शुक्ला परिवार के लोग बायोनिक ह्यूमन रोबोट से लड़ते रहे पर धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि ये लोग किसी इंसान जैसे नहीं बल्कि किसी मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। इन लोगों की ताकत, इनका हुलिया किसी भी इंसान की तरह तो लग नहीं रहा था। यहाँ से भागो, ये लोग इंसान नहीं है। मैं इन मॉन्स्टर्स के हाथों बिल्कुल नहीं मरना चाहता, भागो यहाँ से। इनकी ताकत, इनका हुलिया कुछ भी इंसानों जैसा नहीं है। ये लोग इंसान नहीं है, मैं इन लोगों के हाथों नहीं मर सकता हूँ। शुक्ला परिवार के लोगों ने भारी से भारी हथियार का इस्तेमाल कर लिया था पर फिर भी इन बायोनिक रोबोट्स पर उनका कोई असर नहीं हो रहा था। ये देखकर ये लोग और भी ज्यादा डर गए थे। इन बायोनिक ह्यूमन रोबोट्स के हाथ पड़ते ही ये सारे हथियार जो भारी से भारी मेटल के बने हुए थे टुकड़ों में बट गए और ऐसे नजारों को देखकर तो ये लोग और ज्यादा डर गए। अभी तक शुक्ला परिवार के ज्यादातर लोगों का मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका था क्योंकि उन्होंने इस तरह के इंसान तो कभी नहीं देखे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन लोगों की लड़ाई इंसानों से हो रही है या खूंखार मॉन्स्टर्स से या फिर किसी अननोन क्रिएचर से। और ऊपर से इन लोगों ने कभी भी बायोनिक ह्यूमन रोबोट के बारे में ना तो सुना था और ना ही कभी देखा था। इस वजह से इन लोगों का डर और ज्यादा बढ़ गया था। जिन लोगों को अपनी मौत का थोड़ा बहुत एहसास हो गया था वो लोग तुरंत ही अपने हथियार छोड़कर यहाँ से भाग गए और जिन लोगों को समझने में वक्त लगा उनका अभी तक कीमा बन चुका था। कुछ लोग अभी भी ऐसे थे जो शुक्ला परिवार के लिए बहुत ज्यादा ईमानदार थे, इसीलिए वो लोग यहाँ से भागकर नहीं गए और अगर जाना भी चाहते तो बायोनिक ह्यूमन रोबोट ने उन्हें जाने लायक नहीं छोड़ा था। अभी तक कार्तिक की उस फैक्ट्री में भी और भी बायोनिक ह्यूमन रोबोट बन चुके थे और इनकी संख्या 50 से ज्यादा हो चुकी थी। कार्तिक इन सभी रोबोट्स को एक साथ बैटलफील्ड में लेकर आ गया था। कुछ देर पहले शुक्ला परिवार के लोगों ने जो अंधाधुंध फायर किया था उसके बाद कार्तिक के कुछ बायोनिक ह्यूमन रोबोट्स पर इसका असर हुआ था और वो लोग इतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे पर फिर भी कार्तिक ने इन लोगों को रुकने की इजाजत नहीं दी। कार्तिक के ये 50 बायोनिक ह्यूमन रोबोट हजारों एलीट बॉडीगार्ड्स के बराबर थे और ये लोग शुक्ला परिवार को पूरी तरह से हराने के लिए काफी थे। इस तरह के रोबोट को देखकर शुक्ला परिवार पूरी तरह से हैरान रह गया। क्या लगता है आपको, क्या कार्तिक हरा पाएगा शुक्ला परिवार?